सर आज दूसरी क्लास के बच्चे भी आएंगे क्या? हाँ जी, क्या बोल रहे थे? सर दूसरे बैच के बच्चे भी आएंगे क्या आज? आज नहीं यस तो। सर। नहीं, सर 4 ये बच्चे न्यू तान्या, ज्वाइन हुए हैं। तान्या सृष्टि, आप लोग किस बैच से हो बेटा? सर बीओ तान्या 3 बैच के। B03। B03 तो नीट का बैच है क्या? अच्छा नहीं, तो B03 बैच जेई का है। आप लोग, तो आप लोग का ये है, इस क्लास में है क्या? मैम ने सर ने लिंक भेजी थी इस टाइम की ही। नहीं यार, एक मिनट में पता चल जाता। हेलो। 11th B01 के कौन कौन बच्चे हैं? हेलो। हाँ हेलो। 11th B01 के कौन कौन बच्चे हैं इसमें? B03 के, B03 के कौन कौन है? तान्या। हेलो। सर मैं हूँ। हाँ, और कोई है? सृष्टि। आप लोगों ने बेटा अपने ग्रुप में फिर से देखो, दूसरा लिंक गया होगा, ठीक है? वहां से फिर से ज्वाइन हो जाओ, यहाँ लीव कर दो, ओके? 11th B03, ठीक है? 11th B03 के जो बच्चे हैं उनके पास फिर से लिंक गया होगा, वो वहां पे ज्वाइन कर दो, ठीक है? तो
अर्फिया हुसैन, अंशिका, ये तो अपने बैच के नहीं है ना? नो और सर। कौन रह गया? सृष्टि, सृष्टि शर्मा भी तो नहीं है ना? नो सर। और कोई है? हम्म, आयुष कुमार, आयुष, सर अब सारे अपने बैच के ये ही तो हैं। अपने नेहा श्याम। चलो ठीक है। सृष्टि, हेलो, हेलो सृष्टि, किस बैच से हो आप? हेलो सृष्टि शर्मा, किस बैच से हो आप? B03 से हो? B03 या B01 से हो? आवाज नहीं आ रही आपका? हेलो, परितोष, यार ये बहुत लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं ना? अंशिका, हेलो, सर पारितोष सर अपने बैच का ही है। सृष्टि अपने बैच के है? नो सर, सृष्टि सर न्यू है। अच्छा, न्यू है। परितोष, सर वो हमारे बैच का ही है पारितोष। चलो ठीक है। सृष्टि आप कौन से बैच के हो?
चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना, टाइम हो गया। यस सर। तो ग्रेविटेशन देखो, हम लोग का ग्रेविटेशन लगभग एंड है, ठीक है। आज जो है लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। हमने सैटेलाइट मोशन कर लिया था। सैटेलाइट मोशन में हमने लगभग हर एक क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से, ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केल वेलोसिटी, ठीक है, टाइम पीरियड का, ठीक है, ये सभी चीज देख लिया था। एनर्जी देख लिया था कि एनर्जी कितना होता है, ठीक है, एनर्जी में क्या रिलेशन होती है वो हमने देखा था, ठीक है। तो फिर से एनर्जी पे हमने क्वेश्चन भी किया था कि एक ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को भेजना है तो हमें कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देख लिया था। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है केपलर्स लॉ, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, केपलर्स लॉ किन किन लोगों को पता है? केपलर्स लॉ नाम से बताओ क्या होता है? सर स्कूल में मतलब बताया था, उतना ही पता है बस। कुछ याद है? तो अगर हम केपलर्स लॉ की बात करें, ठीक है, तो केपलर्स लॉ में क्या होता है ना, केपलर्स ने तीन लॉ दिया था, ठीक है। तीन लॉ दिया था, तो उसमें जो न्यूमेरिकल बनने का चांस है वो दो लॉ से बनती है। तो फर्स्ट लॉ तो उनका ये था कि सभी जो प्लानिट है, ठीक है, जो सभी प्लानिट है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका जो फर्स्ट लॉ था केपलर्स का कि सभी जो प्लानिट है वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे होते हैं। एलिप्टिकल पार्ट क्या होता है? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है 11th मैथ में? हाँ सर, पढ़ लिया। सर कौन सा? यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स वगैरह पढ़ा है? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। यस सर, पढ़ लिया। यस सर। तो इलिप्स का फर्क, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन? तो देखो केपलर्स का मैं बताऊंगा। केपलर्स ने बोला था कि एवरी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एवरी प्लैनेट, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड इलिप्टिकल पार्ट, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो देखो इलिप्स में दो फोकस होते हैं। देखो अलग अगर हम इलिप्स बनाए ना तो ये अंडाकार शेप का ऐसा इस तरह का बनता है इलिप्स, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस तरह का शेप होता है इलिप्स का, ठीक है, ओवल शेप का मान सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का शेप होता है। तो इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे और एक फोकस यहाँ पे, ठीक है। तो केपलर्स ने बोला था कि जो हर एक प्लानिट होते हैं वो इसी इलिप्टिकल पार्ट में घूमते हैं, ठीक है। ये प्लानिट मान लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि सन, ठीक है, सन जो होगा वो वन ऑफ द फोकाई होगा, ठीक है। एक फोकस पे जो है अपना सन प्रेजेंट होगा, ठीक है, सन प्रेजेंट होगा। और दूसरा फोकस मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो F1 है और ये F2 है। तो एक फोकस पे सन प्रेजेंट होगा और जो प्लानिट है ना, प्लानिट प्लानिट इसी इलिप्टिकल पार्ट में, ठीक है, घूम रहे होते हैं, ठीक है, इसी इलिप्टिकल पार्ट में प्लानिट घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लानिट का जो मोशन है वो सर्कुलर ना होके, ठीक है, सर्कुलर ना होके क्या होता है, सर इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल पार्ट होता है, ठीक है, इलिप्स में वो घूमता है, ठीक है।
फोकस लिख दो। तो और इलिप्स की बात करें तो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, मैंने बता के, ये F1 ये F2, ठीक है। और इलिप्स का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए जनरल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू 1। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। और दो फोकस होते हैं, ठीक है, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, है कि नहीं? यस सर। बोलो। ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक ये मेजर एक्सिस, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक वो माइनर एक्सिस, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है ना केपलर्स का, वो यही है, ठीक है। सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो प्लैनेट है सर्कुलर ऑर्बिट में न घूम के इलिप्टिकल पार्ट में घूमते हैं, यहाँ की एक सन जो है वो एक फोकाई पे फोकस पे प्रेजेंट है, और प्लैनेट जो है वो इलिप्स के इस पाथ पे चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, सेकेंड लॉ, ये लॉ क्या कहती है, ठीक है? ये लॉ कहती है कि प्लैनेट जो है ना इलिप्टिकल पार्ट में इस तरह से घूमता है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल एरिया कवर स्वेप करता है, ठीक है। कि मान लो हम अगर समझाने की कोशिश करें तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये बोलता है ना कि अगर मान लो कि ये इलिप्स है, ठीक है, अगर हम इलिप्स बना लें, ये इलिप्स है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक फोकाई ये सन हो गया अपना, ठीक है, और ये अपना दूसरा फोकाई ये सन, मान लो ये सन, और मान लो कि प्लैनेट, ठीक है, जो प्लैनेट है एक पहले यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, और फिर मान लो कि यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। और दोनों का जो टाइम इंटरवल था सेम था, कि यहाँ से यहाँ आने में इसने मान लो कि डेल्टा टी टाइम लिया, और सेम टाइम यहाँ से यहाँ आने में डेल्टा टी लिया। तो ये सन से जो डिस्टेंस है ना, सन से जो मान लो वो एरिया स्वेप करेगा, ये एरियल वेक्टर हो गया, ठीक है। ये एरियल वेक्टर, तो ये इतना एरिया, देखो टाइम इंटरवल सेम लिया है, टाइम इंटरवल सेम लिया है, ये टाइम और ये टाइम सेम है, मतलब यहाँ से ए से बी पे आने में जो टाइम लगा है और सी से डी पे आने में जो टाइम लगा है वो दोनों सेम ही है, ठीक है। ए टू बी और सी टू डी टाइम सेम है। तो एरिया जो ट्रेवल करेगा ना, ये एरिया, और फिर से हम ये एरिया देखें, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। तो एरिया जो स्वेप कर रहा है ना, ये एरिया जो स्वेप कर रहा है ना वो इक्वल एरिया स्वेप करेगा, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया, ठीक है। अगर हम इसको मान लो एरिया A1 ले लें, ठीक है, और इसको मान लो एरिया A2 ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है फॉर सेम टाइम इंटरवल, फॉर सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, फॉर सेम टाइम इंटरवल A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। एरिया जो होगा वो इक्वल एरिया स्वेप करेगा, ठीक है। तो ये समझ आया सभी को? यस सर। हाँ जी। तो हम लिख सकते हैं कि लाइट ज्वाइनिंग प्लैनेट प्लैनेट टू सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें कि एरिया क्या होगा, ठीक है, कि मान लो कि जो प्लैनेट है अपना कुछ एंगल घूमा, ठीक है, मान लो कि ये प्लैनेट, मान लो यहाँ से एरिया वेक्टर हम अगर ले लें, यहाँ से ये सन ले लेते हैं, और किसी भी टाइम में ये इतना एरिया घुमा, तो मान सकते हैं कि अगर ये रेडियस आर वेक्टर ले लें, ये आर,
तो ये जो लेंथ होगा वो आर इंटू डी थीटा होगा, ठीक है। जो आर्क लेंथ होता है वो आर इंटू थीटा होती है, ठीक है। तो अगर हम छोटा सा कैन ले ले तो ये जो लेंथ है ये भी आर के इक्वल होगा। तो हम इसका छोटा सा एरिया डीए लिख सकते हैं। ये जो डीए होगा वो एक तरह से हम इसको कैंगल मान सकते हैं, कैंगल का, जो कि बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये अपना बेस हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, ये अपना एक्चुअली बेस हो जाएगा आर डी थीटा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से जो आ जाएगा डीए जो आ जाएगा, ठीक है, डीए वो हाफ बेस के जगह आर इंटू डी थीटा और इंटू हाइट के जगह आर, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा, तो जो डीए आ जाएगा वो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो अगर यहाँ से मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ कि डीए इक्वल टू हाफ इंटू क्या था, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो डीए का अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो, और आर को अगर हम कांस्टेंट ले लें तो डीए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। और आपको पता होगा कि डी थीटा बाई डी टी जो होती है वो ओमेगा होती है, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना। बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होती है, तो हम लिख सकते हैं, और डी ए बाई डी टी को हम इसी तरह से भी रहने दो, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और एक चीज और याद रखो कि हम भी को लिखते हैं आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ से एक आर ले लो और यहाँ से एक ओमेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू आर इंटू भी। बोलो। हेलो। सर एक बार फर्स्ट वाला पेज जो दोबारा समझाना थोड़ा। कौन सा? ये इसके पहले ये सर, इसमें डेरिवेशन स्टार्ट कैसे हुई थी वाली? सर इसमें थोड़ा सा क्या पार्ट चीज तो स्टार्ट? सर हाँ बोलो। तो सर जो आपने परपेंडिकुलर लिया था फिर थोड़ा सा पार्ट उसमें बच भी तो रहा है, फिर एरिया हमने बेस इंटू हाइट कैसे ले लिया? नहीं बेटा, हाँ, एरिया हाफ इंटू बेस, देखो ये जो है ना वो बहुत छोटा है, ये इंटरवल आर डी के, जो आर डी थीटा, इसलिए हमने एरिया को डी ए लिखा है, ठीक है। तो हम इसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्योंकि हमने आर्क लेंथ को, ये जो आर्क लेंथ था उसको हम इसकी ये बेस ले लिया है ना, इसका मतलब ये कर्व ना बन के ये स्ट्रेट लाइन ही है, इतना छोटा है कि ये कर्व ना बन के ये स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। ओके सर, तो ये डाउट था बस। इसलिए डी थीटा एक छोटा सा एंगल लिया, बड़ा एंगल लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, हमने डी थीटा इसीलिए लिया है, ठीक है। छोटा एंगल के लिए आर्क लेंथ ना होकर ये एक तरह का लाइन लाइन की तरह दिखेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हाफ इंटू आर इंटू भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आर इंटू ओमेगा, ठीक है, हाफ इंटू आर इंटू भी। हम अगर मास से डिवाइड कर, मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखो डी ए बाई डी टी, और हम चाहते हैं कि आर इंटू भी, क्योंकि देखो प्लैनेट का क्या होगा ना कि अगर यहाँ से हम कुछ अरेंज करने की कोशिश करें, आर इंटू भी ओमेगा, हम यहाँ से एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम हम आई से डिनोट करना पड़ेगा ना, या मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम ये यहाँ पे देखो, मेरे पास ये डी ए बाई डी टी जो आ गया वो आ गया हाफ इंटू आर इंटू भी, ठीक है। हम मास से मल्टीप्लाई कर दें इधर इधर, तो ये आ जाएगा एम डी ए बाई डी टी इक्वल टू, एम डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ एम भी इंटू आर, ठीक है। एम भी आर आपने पढ़ा होता है, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि एम डी ए बाई डी टी, एम डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एम बी आर की जगह एंगुलर मोमेंटम एल बाई टू, यानी कि डी ए बाई डी टी जो यहाँ से आ गया वो आ गया एल बाई टू एम, ठीक है। और जो एंगुलर मोमेंटम होती है ना डी ए बाई डी टी, जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे होती है ना वो कंजर्व होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखोगे ना तो मास का इस लाइन से देखोगे तो इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो कंजर्व रहती है। तो यहाँ से जो आती है ना, हमने देखा कि डी ए बाई डी टी
ठीक है, da/dt जो आ गया अपना L/2m। L कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ठीक है, और 2 तो कांस्टेंट है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि da/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहीं से ये चीज आई है कि एरिया वेक्टर जो होती है ना, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, ठीक है। ये चीज यहीं से आई कि da/dt जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, da/dt जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वहीं से ये चीज इन्होंने बोला था कि जो एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करता है। और हमसे एक और यहाँ से पता चला कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट विल बी कंजर्व, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ प्लैनेट विल बी कंजर्व, ठीक है, कंजर्व अबाउट सन, ठीक है, सन के अबाउट तुम निकालोगे ना, ठीक है। तो सन के अबाउट मैं बताता हूँ, इसका फायदा ये होता है, इसका एप्लीकेशन ऐसा आ सकता है कि मान लो मेरे पास एक प्लानेट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, एक प्लानेट है, इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो देखो पहले ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, ठीक है। तो पहले जो इसका एरिया वेक्टर होगा ये होगा, ठीक है, ये सॉरी एरियल वेक्टर होगा ये होगा, फिर दूसरे बार ये होगा। अगर मान लेते हैं ये r1 ये r2, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी v2, तो और इसका मास m है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, हम इसको ए ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है। तो एल ए जो आ जाएगी वो आ जाएगी एम v1 इंटू r1, एल बी जो आ जाएगी वो आ जाएगी एम इंटू v2 इंटू r2। तो अब आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, v1 ज्यादा है या v2। तो आप देखोगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहना है, यानी L1 इज इक्वल टू L2 रहना है। तो L1 L2 बराबर कब होंगे, तो देखो जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगा, और जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ताकि जो प्रोडक्ट है v1 r1, क्योंकि मास तो दोनों के लिए सेम है, और v1 r1 का प्रोडक्ट v और r का जो प्रोडक्ट है वो सेम होना है, ठीक है, v r का जो प्रोडक्ट है वो सेम होना है। तो जहाँ पे r ज्यादा होगी वहाँ v कम हो जाएगा, और जहाँ पे r कम होगी वहाँ v कम हो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की r a पे r1 ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और b पे रेडियस वेक्टर स्मॉल है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि फाइनली होना क्या है कि m1 v1 r1 और m2 v2 r2 को बराबर होना है, ठीक है, सॉरी मास तो सेम ही है, v2 r2, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये आई कि v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2, यानी इस प्रोडक्ट को बराबर होना है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तभी बराबर होगी कि जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहाँ, सॉरी, जहाँ रेडियस कम होगी वहाँ वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है, जहाँ रेडियस कम वहाँ वेलोसिटी ज्यादा, और जहाँ रेडियस ज्यादा वहाँ वेलोसिटी कम। कभी तभी ऐसा होगा कि सेम ही आएगा, ठीक है, समझ गए। मान लो कि ये 5 है और ये यहाँ पे वेलोसिटी 2 है, ठीक है। तो ये अगर रेडियस 2 हो गया तो ये 5 होना होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10 होगा, ठीक है। तो देखो रेडियस बड़ा था तो वेलोसिटी 2 था, ठीक है, और रेडियस कम था तो वेलोसिटी 5 हो गया, ताकि दोनों का प्रोडक्ट सेम हो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि वेलोसिटी 2 का ज्यादा होगा 1 से। बोलो यस सर। एक टाइम यहाँ पे मतलब सभी उसी को क्लियर टाइम पे बढ़ गई, मतलब ये जी हो बोलो, कैसे रहा? क्या बोल रहे हो समझे। सर एक टाइम पे तो उसकी वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ये ऐसे यहाँ से बोल सकते हैं कि v इंटू आर कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, जहाँ पे r ज्यादा होगी वहाँ वेलोसिटी कम, जहाँ r कम होगी वहाँ वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, ठीक है। सर ये कम ज्यादा हो कैसे रही है? क्या बोल रहे हो? सर वेलोसिटी कम ज्यादा कैसे हो रही है? वो एडजस्ट हो रही है, ठीक है, वो तो फोर्स वगैरह पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। कि यहाँ पे जो होगा ना, तो ये दोनों के बीच देखोगे तो फोर्स ये ज्यादा दूर पे है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होगा, पास में आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो वो फोर्स कर रहा है वो वेलोसिटी कम ज्यादा, ठीक है। ओके।
ओके, यस हो गया सभी का? क्लियर है? हेलो, हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। तो ये अब यहाँ से इस पे ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मान लो एरिया वेक्टर थे, कि मान लो एग्जांपल एक तो ये आ जाएंगे इस पे, इस तरह के क्वेश्चन की कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, कहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, वो कंपेयर करने वाला, तो आप ये हमेशा याद रखना। फिर एरिया पे आती है कि मान लो यहाँ पे ऐसा बोलेगा कि मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, और एक प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे आया पहले, ठीक है, और फिर यहाँ से मान लो यहाँ पे आया, ठीक है, तो मान लो ए से बी पे आया, और बी से, सॉरी, सी से डी पे आया, ठीक है, तो प्लैनेट ए से बी पे आया, इसका एरिया मान लो A1 है, A2 है, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, ठीक है। तो ए से बी पे आने पे जो टाइम लिया, ये मान लो Q1 टाइम लिया, और यहाँ पे Q2 टाइम लिया, तो हमसे ऐसे बोला है कि मान लो कि इफ इफ A1 is equal to 4 times of A2, then find relation between Q1 and Q2, then find relation between T1 एंड T2, ठीक है। तो देखो एरिया और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, कि जितना, देखो होता क्या है कि इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो उससे हम बोल सकते हैं कि एरिया यहाँ, यहीं से तुम देख लोगे ना, dA/dt कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ से तुम देखोगे कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, हम ऐसे लिख सकते हैं कि dA इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू dt, कांस्टेंट को हटा दोगे और एरिया को ए लिख दो, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। तो एरिया प्रोपोर्शनल टू टी मतलब जिसमें जितना ज्यादा एरिया स्वीप करेगा उतना ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो देखो, तो एरिया जो है A1 का ज्यादा है, A1 का एरिया ज्यादा है, ये 4 टाइम्स है A2 का, यानी इसका मान लो 2 है तो इसका हो जाएगा 4 × 2 8, ठीक है। तो इसमें टाइम भी जो T1 होगा ना वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A2 है, ठीक है, इफ A1 इक्वल टू, देन, ठीक है, T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2, ठीक है, कि टाइम्स भी वन में जो लगेगा ना वो 4 टाइम्स लगेगा, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। तो इस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं एक सर और एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देंगे आप? हाँ बेटा करता हूँ। तो यहाँ पे ये है ना कि देखो एरिया ए से बी में जो एरिया स्वीप करता है ना, जो A1 है वो 4 टाइम्स है A2 का, यानी इसका ये जो एरिया होगा इसका 4 गुना है ये, ठीक है। तो ए से बी आने में जो टाइम लेगा ना वो सी से डी में जो टाइम लेगा उसका 4 गुना होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया 4 गुना है तो टाइम भी 4 गुना लेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम होगा, यानी, ठीक है, एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, ठीक है। तो यहाँ से A1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो A1 इक्वल टू 4 टाइम्स A2 है, ठीक है, तो टाइम जो होगा T1 वो भी 4 टाइम्स ऑफ T2 होगा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लेगा, ठीक है, वो 4 गुना लेगा जितना कि यहाँ से यहाँ लेगा, सी से डी में जितना लेगा उसका 4 गुना लेगा ए से बी पे, ठीक है। तो एरिया ज्यादा कवर करने में ज्यादा टाइम लेगा, कम कवर करने में कम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन लिखें, तो ए से बी और फिर बी से सी से डी, ये सब है, ठीक है।
if time taken by planet, if time taken by planet to go from point A to is is 6 hours, ठीक है. Then find time taken by planet to go from C to D, ठीक है. If area covered in A to B is three times of that of area covered from C to D. जल्दी से बतला दो आपको. सर 2 होगा टाइम. 2 2 होगा. आवर. वेरी गुड. तो इस पे देखो इसी तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो अपने के पास गिवन है, पहले गिवन को लिख दो. इफ एरिया कवर्ड इन ए टू बी, यानी एरिया ए से बी पे जो ले रहा है वो 3 टाइम्स है एरिया सी से डी. तो टाइम ए से बी पे जो होगा ना वो भी 3 टाइम्स होगा टाइम सी से डी का, ठीक है. तो अब देख लो क्या चीज दिया हुआ है. टाइम टेकन बाई ए टू बी दिया हुआ है. ए टू बी 6 आवर दिया हुआ है. ये 6 इक्वल टू टी सी से गी, तो टी 6 से गी जो हो जाएगा वो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है. यस सर. तो यहाँ से लिख सकते हैं टी सी से गी इक्वल टू 6/3, ये 2 आर. तो इसी तरह के इजी क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें ज्यादा टफ तो क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है. कैप्लर्स लॉ पे तीसरा लॉ, तो देखो फर्स्ट लॉ पे तो कोई न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं. सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल बनने का चांसेस, तो एक तो वेलोसिटी का रिलेशन जो कि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लाते हैं, ठीक है. और एक हो गया ये एरिया और टाइम में रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है. टाइम देकर एरिया पूछ सकता है, एरिया देकर टाइम पूछ सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गया 2 तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं. फिर जो तीसरा लॉ है, ठीक है, तीसरा लॉ किसी को याद है? क्या लाइट फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा होता है मतलब टी प्रोपोर्शनल टू क्यूब समथिंग ऐसा होता है. क्या रुक जाओ लाइट फ्रीक्वेंसी. हाँ बोलो. सर हाँ जी टाइम बोलिए. कुछ होता है स्क्वायर और क्यूब में. हाँ, टाइम जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है. तो मेजर एक्सिस होता है ना, उस मेजर एक्सिस का सेमी ही लेना है हमें, ठीक है. तो अगर हम बात करें कि मान लो यहाँ पे एक मेरे पास प्लैनेट है, ठीक है. पहले तो हम इलिप्स बना लेंगे, ठीक है. इलिप्स बनाएंगे, ठीक है. ये इलिप्स हो गया. तो ये मेजर एक्सिस हो गया, ठीक है. ये मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का सेम ही लेना है, ठीक है. मान लो यहाँ पे सन, तो जो भी मेजर एक्सिस होगा, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे सन, ये मेजर एक्सिस हो गया, तो इसका सेम ही मेजर एक्सिस, यानी मान लो ये टोटल 2a का है, ठीक है. ये टोटल 2a लेंथ का है, ठीक है. तो ये बोलता है कि थर्ड लॉ क्या बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर, ठीक है. द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है. यहाँ पीरियड ही लिख दो, ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन,
ऑफ एनी प्लानेट अराउंड सन, ठीक है, अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट of the semi major axis of cube root of the semi major axis। ठीक, तो मेजर एक्सिस का सेमी लेना मतलब आधा ही लेना, ठीक है। तो या हम ऐसे बोल सकते हैं कि चलो ये क्यू ही हो गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है ना, वो टाइम पीरियड, ठीक है, का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेमी मेजर एक्सिस, या अगर 2a का है तो सेमी मेजर ए हो जाएगा, तो ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिराइव भी किया था जब हमने सर्कल लेकर कर रहा था, तो वहां पे भी टाइम वही आया था, टाइम जो आया था 3/2 का a⁴3/2। वहां पे हमने सर्कल लिया था, तो सर्कल में देखोगे तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, इसमें मेजर माइनर एक्सिस सेम ही होते हैं, तो इसका जो सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर कुछ भी बोलो उसमें तो सेम ही होगा, तो वो ए होगा अगर रेडियस आर ले लेते हैं, ठीक है। अगर रेडियस आर है तो यही जो है वो सेमी मेजर एक्सिस, तो इसमें जो टाइम होता है वो r⁴3/2 हमने प्रूव किया था, याद है? हेलो, यस हाँ सर। जी, ठीक है। तो यही होते हैं थर्ड लॉ, यही है। तो थर्ड लॉ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमने इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, टाइम पीरियड वाले हमने कर लिए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो इस पे बेसिकली 3-4 तरह के क्वेश्चन, मतलब पूरे सर ये दो केपलर लॉ पे 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपसे थ्योरी वाला यही बन सकता है कि कौन बात हो सकता है, तो एक ये हो गए। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। एक कंपेयर करने वाले वेलोसिटी, दूसरा फिर से ये एरिया वगैरह कंपेयर करने वाला, टाइम वाला, तो 2-3 इसमें से बन लो मान लो। और ये एक हो गया, ये तो 4 तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम 4 तरह के क्वेश्चन। और ये जो टाइप है जो कि टाइम पीरियड वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है कि नहीं? सर एक क्वेश्चन दे दो प्लीज, इस पे कल की क्लास थोड़ी सी मैं ले नहीं पाया था। क्या बोलोगे? सर एक क्वेश्चन दे दो टाइम पीरियड वाले पे। टाइम पीरियड वाले में चलो दे देता हूँ। नेटवर्क इशू था मेरा। चलो, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि इफ द रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ of the earth orbit around sun is 1.5, कुछ ले लेते हैं 10 के पावर 10 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। एंड another planet and the radius सर of यहाँ पे मीन रेडियस आएगा ना? क्या? मीन रेडियस ऑफ द अर्थ आएगा ना सर? हाँ, मीन भी ले सकते हो, या रेडियस अगर बोला है ना तो आप सर्कल लेकर चलोगे, ठीक है। अगर सिर्फ रेडियस बोला है ना तो आप वहां पे सर्कल ले लेना, ठीक है। मीन बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन में तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। कि यहाँ से जो इसका एवरेज, ठीक है, हमने जो कि 2a ले लिया है, ठीक है, तो इसका एवरेज ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये मान लो d1, ये d2, ठीक है, तो d1/d2 तो वो मीन ही आ जाएगा, यानी आधा आ जाएगा, हाफ आ जाएगा उसका, ठीक है। तो वही है कि सिर्फ रेडियस बोला है तो वहां पे वो एज्यूम करके चल रहा होगा कि वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है। अगर मीन रेडियस वगैरह बोला तो वहां पे वो एज्यूम करके चला है कि वो इलिप्टिकल पार्ट में चला है, आपको मीन रेडियस दे दिया, वो यानी कि सेमी मेजर एक्सिस दे दिया है, ठीक है। ओके, क्लियर है?
Yes, sir. and the radius of other planet, ठीक है, planet around sun is 1.5 15 हो जाएगी, 15 का 5 ले ले क्या, 6, 6 इंटू 10 के पावर 10 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, ठीक है। हमें अर्थ का टाइम पीरियड पता होती है कि अर्थ जो है वो 24 आवर लेती है, ठीक है। तो अर्थ का इसीलिए टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में, सॉरी, कितना दिन लेती है याद है एक चक्कर लगाने में सन के अराउंड? वो 1 साल लेती है ना, 1 ईयर, यस सर। ठीक है, वो 1 ईयर लेती है। तो इसका पता है, तो फाइंड द फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ find the time taken by planet to complete one rotation, ठीक है, अराउंड सन, ठीक है। तो सन के अराउंड वन रोटेशन करने में प्लानेट कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। तो देखो है क्या कि रेडियस अर्थ का दिया हुआ है, सन के अराउंड इतना है, ठीक है। और हमें पता है कि सन जो टाइम लगाता है, टाइम टेकन बाई सन, वो 1 ईयर होती है। तो हमें टाइम टेकन बाई जो प्लानेट है ना, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। यस तो सर। हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. सर 8 years। 8 ईयर्स, ओके। और किसी का है? हेलो जी, और किसी का? यही है सर। 8 ईयर्स। यस सर। तो मैंने एक आप लोग को कुछ
ग्रेविटेशन का क्वेश्चन भेजता आप लोग को सॉल्व करने के लिए। वो क्या? इसका देख लेते हैं पहले। हाँ। अच्छा, कितना क्वेश्चन का बना दूं, कितना क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? असाइनमेंट, असाइनमेंट सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर। जी बोलो, कितने क्वेश्चन कर लोगे कल तक? नंबर ऑफ क्वेश्चन ग्रेविटेशन टॉपिक, क्योंकि कल हम वही चीज डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन बोलो कितना रख लो? सर्कल ग्रेविटेशन पे PYQ करा देना। सर अराउंड 10 ले लो या उससे कम। 10 यार, 10 से क्या होगा? प्लस 20 ले लो। सर आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है, हाँ तो सर। क्या? स्कूल में प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। अच्छा, वो सबका सर कल भी टाइम नहीं मिलेगा, स्कूल से आकर बस टाइम मिलेगा। चलो ठीक है, तो डीपीपी कर रहे हो? डीपीपी डिस्कस कर लेंगे, नहीं होगा तो। ओके सर। दो सर। तो देखो यहाँ पे जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a⁻3/2। तो अगर हम टाइम अर्थ का ले लें, ठीक है, पहले हम प्लानिट का ले लेते हैं। T_P/T अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लानिट बाई a अर्थ का पावर 3/2। और प्लानिट का जो दिया हुआ है वो प्लानिट का 6 × 10⁻10 और बाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीपी हमें निकालनी है टेम्परेट प्लानिट का, और इसका 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, प्लानिट का दिया हुआ है 6 × 10⁻10 और इसका 1.5 × 10⁻10। तो का पावर 3/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 बाई, देखो 60/15, ठीक है, लिख सकते हैं इसको 3/2, तो ये एक्चुअली 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के पावर 3/2, तो पहले तो पावर 1/2 और एक हम अलग अलग करें 3 और 1/2। 1/2 मतलब रूट हो गया, 4 का रूट 2 यानी 2 के क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से टीपी का वैल्यू जो आ जाएगा वो 2 का क्यूब 8 ईयर आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो ये 8 ईयर ने क्वेश्चन यार आप लोग के लिए बना लिया था, 20 क्वेश्चन रखा था, ये तो सर 20 क्वेश्चन सर करेंगे ही नहीं फिर उतने। क्या बोला? सर 20 क्वेश्चन दे एक दो तो मिनट, फिर उतने। एक मिनट, तो ये 20 मैंने पहले ही बना रखा था, तो 19 20 ये ठीक है। और देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो the surface of the planet density and temperature, the value of lots of gravitational constant is, ठीक है, ये तो हो गया। फिर से ये क्वेश्चन है, the particle of mass emitted from height r equal to the radius of earth, इसे रेडियस ऑफ अर्थ है वो, एक मिनट, ये क्या है? डिस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इजी क्वेश्चन इसमें। तो हम कुछ और क्वेश्चन, देखो केपलर लॉ पे बस यही 3 4 वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता उस पर, ठीक है। अलग कोई नया इस पे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। टाइम पीरियड का हमने पहले भी कर रखा है, तो इस पे एक हमने कर दिया। चलो, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, if the object is projected vertically upward with speed half the escape speed, ठीक है, speed from the earth surface, ठीक है। if a object
is projected vertically upward from earth surface. ठीक है, अर्थ सरफेस विथ वेलोसिटी हाफ हाफ ऑफ escape velocity. Get of escape velocity. Then find maximum height reached by body. ठीक है, तो then find, तो आपको पता है कि ये सब क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से ही बनेंगे. फाइंड मैक्सिमम हाइट, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का आधा वो बहुत बड़ा वेलोसिटी होता है. ठीक है, तो उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो मैक्सिमम हाइट का कि u²/2g. क्यों? क्योंकि वहाँ पे g जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता. तो उसको निकालने के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन का ही यूज करना पड़ेगा. मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय बॉडी. ठीक है, ट्राई करो, याद है ना कि सरफेस से हमने देखा. ठीक है, ये सरफेस से, ये तो जो भी मैक्सिमम हाइट गई हमें ये एच का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो. यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी दिया वो हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ve/2 दिया. एस्केप वेलोसिटी आपको पता होगा, जो ve होता है √2 टाइम्स g/m/r होता है कि नहीं? ये सब ठीक है, तो कैलकुलेट करो. तो इसका आधा हमने दिया है, तो इसका आधा करोगे तो ये, तो कैलकुलेट कर दो.
आया किसी का? सर एच R/3 आएगा फ्रॉम सरफेस। R/3 मेरे में। और किसी का? और किसी का आया? देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो एक्चुअली वेलोसिटी जो फेंका गया है इसको, वो हो जाएगा हाफ इंटू रूट अंडर 2g m/r। ठीक है, तो हमें मान लो कि ए से ये बी, हाईएस्ट पॉइंट बी पे गया, तो ए से बी तक हमें एनर्जी कंजर्व करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है बी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी जो ए का होगा वो काइनेटिक होगा हाफ मास ऑफ सेटेलाइट। ठीक है, इंटू जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है उसका स्क्वायर, यानी हाफ इंटू रूट अंडर 2g m बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। फाइनल जब वो ऊपर पहुंच जाएगा तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो उधर के लिए रुकेगा फिर नीचे आएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल जो हो जाएगी वो माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट प्लस ये जो सेंटर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो आर प्लस कैपिटल एच, जो कि हमने मैक्सिमम हाइट निकाला वो हमें ये हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको इसे सॉल्व करना होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो, मास से मास स्मॉल m तो कैंसिल हो गया, मास ऑफ सैटेलाइट तो सॉल्व किया गया यहाँ से। ठीक है, अब तुम सॉल्व करोगे तो इसको स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, और यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 1/8 2 टाइम्स g m/r। ठीक है, और ये तो माइनस g m/r। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस g m/r प्लस h। तो यहाँ से देखोगे तो gm से gm कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये 4। ठीक है, तो ये एक्चुअली बचेगा 1/4r। ठीक है, -1/r इक्वल टू -1/r प्लस h। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो r -4r, ये आ गया 1/4r माइनस r इज इक्वल टू -1/r प्लस h। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -3r बाई -3/4r। ठीक है, -3/4r इज इक्वल टू
-1/r+h। तो देखो, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 × r+h इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से 3r+3h इज इक्वल टू 4r। ठीक है, तुम यहाँ से इसको इधर भेजोगे तो 3h इज इक्वल टू 4r -3r, यानी कि r बचेगा, तो h इक्वल टू r/3। हाँ जी, सभी को क्लियर है? ऐसा Yes, क्वेश्चन sir. हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आप ट्राई करना। या ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि टू बॉडी ऑफ मास m एंड 9m ऑफ मास m एंड 9m, ठीक है, 9m आर placed at distance r, placed at distance r, ठीक है, r, find the gravitational potential, find gravitational potential on line joining two body, on line joining two body where gravitational field will be zero, where gravitational field will be zero। ठीक है, यानी दो बॉडी, एक m और दूसरा 9m। ठीक है, शायद हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, दोनों r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है, तो हमें उस पोजीशन पे फील्ड निकालनी है। ठीक है, ठीक है, उस पोजीशन पे फील्ड निकालनी है जहाँ पे कि उस पोजीशन पे पोटेंशियल निकालनी है जहाँ पे कि फील्ड जीरो हो। ठीक है, तो आप तो पहले पॉइंट निकालना होगा कि कहाँ पे फील्ड जीरो हो रही है। ठीक है, तो मान लो m से यहाँ पे कहीं जीरो होगी, x से। ठीक है, तो आपको वो वैल्यू निकालोगे और फिर यहाँ से पोटेंशियल निकालोगे। ठीक है, और ध्यान देना कि पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, हो जाएगी ना ये? Yes, sir. ओके मैं सर। कर लो ये। करोगे या होमवर्क में करोगे? होमवर्क में कर लेंगे सर। Yes, sir. एक मिनट और देख लेता हूँ आप लोग के लिए। हम्म, एक सर क्वेश्चन और लिख लो। हाँ जी, बोलो। सर ग्रेविटेशन की सर पूरी पीडीएफ भेज देना। यार देखो, अभी दिक्कत ये है ना कि ग्रेविटेशन जो अभी तक क्लास में चला है वो सर अलग अलग चला है क्या? नहीं, मतलब ग्रेविटेशन का क्या चीज बोल रहे हैं, पूरी? हाँ जी, सर एक ही पीडीएफ में बोलो। नहीं होता सर आप तो ऐड करते जाते हो ना स्लाइड में। हाँ हाँ, दिक्कत ये ना बेटा कि मेरा जो लैपटॉप था ना वो खराब हो गया, जिसमें वो पूरा है। ठीक है, क्योंकि देखो आज मैंने नया स्लाइड लेकर आया है। ठीक है, तो उसमें पूरा होगा, तो जब वो आ जाएगा ना, वो अभी सर्विस सेंटर में है, तो 3-4 दिन लगेंगे। ठीक है, इसलिए मैं अपने आईडी से ज्वाइन हुआ अभी। ठीक है, तो वो भेज दूंगा मैं। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. ठीक है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी v इक्वल टू इतना फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। समझ रहे क्या कुछ है कि मान लो कि पार्टिकल को सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कहीं पे फेंका गया ऊपर, तो ये मान लो कि मैक्सिमम हाइट h जाता, तो पहले तो आपको a से लेकर b तक एनर्जी कंजर्व करके h निकालना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा है कि ये h पे नहीं, जब ये h/2 पे होगा ना तब हमें वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो h/2 पे जब होगा ना तब वेलोसिटी, तो पहले तो आपको h निकालना पड़ेगा ना। फिर से वो एनर्जी कंजर्व। तो पहले तो Yes, sir. एनर्जी ए से बी पे एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा, फिर ए से मान लो सी पे आपको वेलोसिटी चाहिए तो ए से सी पे एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा, तो 2 बार एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा इसमें। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ना अच्छे क्वेश्चन है, दोनों को क्या ही करना है होमवर्क में, फिर हम अगले क्लास में होगा तो इसको डिस्कस भी कर लेंगे। कि ये तो इजी है, ये तो थोड़ा है कि एनर्जी कंजर्व करना है, और ये तो इजी है। Yes, sir. तो चलो ठीक है, तो ओके, सर। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी बोलो। तो ग्रेविटेशन अपना ओवर हो गया, ठीक है। अगले क्लास में हम होगा तो डीपीपी डिस्कशन कर लेंगे, जो कि कल ही होगा ना अगला क्लास है, डिस्कशन डीपीपी का कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग होगा तो एसएचएम नहीं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, Yes, sir. क्योंकि ऐसा करना था कि आप लोग का देखो होगा तो 5-6 तक क्लास चलेगी मैक्सिमम, उसके बाद बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आप लोग का क्लासेस तो ये नहीं चलेगी, जो कि जेई के लिए चल रही है वो, ठीक है। तो वैसा चैप्टर देखेंगे जो 5-7 सर क्लास में खत्म हो जाए, वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सर जेई का पेपर कब है? कल है? क्यों, क्या बोला है? सर जेई का पेपर कब है? नहीं, जेई का पेपर तो अभी 22 से शुरू है ना। 22 से? Yes, sir. 22 से शुरू है, 22, 23, 24 है, फिर 28, 29 है, ठीक है। 5 दिन है इस बार इस शिफ्ट में। तो सर मतलब एक ही चलो, देंगे ना? कोई बच्चा तो एक ही हाँ देगा कोई ना? एक ही, हाँ कोई टेलर एक ही, फिर दूसरे, हाँ कोई क्योंकि स्लॉट बुक होता है ना, सभी का स्लॉट आता है कि किस दिन किसका पड़ा, किस दिन किस शिफ्ट में, डेली 2-2 शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये होता है। ओके, यस ओके सर। चलो ठीक है, तो एक बाय। Okay. Bye, डीपीपी sir. सॉल्व Good करके night, आना sir. अगले क्लास Thank you. में, डीपीपी अगले क्लास में सॉल्व करके आना, डिस्कशन करेंगे। ओके, ओके सर। चलो ठीक है, Okay, ओके sir. बाय। बाय। Bye, sir. बाय।